प्रीवियस सेशन में हमने एम्प्लॉय वाला फॉर्म बना लिया है। अब हम बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। अब जहाँ पे भी आपको डेटाबेस ये वर्ड आए, तब पाइथन में अगर आप जैंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप डेटाबेस की बात कर रहे हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए एक एक्स्ट्रा चीज़ का, उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, क्योंकि पाइथन में जो डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है वो मॉडल होता है। डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी अगर कोड लिखना है तो आपको आना चाहिए, मॉडल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कोड भी मॉडल्स में लिखते हैं। बहुत टाइम पहले, मतलब हमने जब फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने ये लिखा हुआ है कि मॉडल क्या काम करता है। ठीक है, मॉडल कैन मैनेज द फील्ड्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ये मैनेज करने का काम कौन करता है? मॉडल करता है। ठीक है, अब मॉडल होते कैसे हैं, कहाँ होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं, वो हमें देखना जरूरी है। देखिए, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, प्रोजेक्ट में चलता हूँ। सी प्रोजेक्ट में आपको होम पेज करके डायरेक्टरी है हमारी, वहां पे देखो एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है models.py। ठीक है, अब तक के जो हम देख रहे थे ना, हमारा MVT आर्किटेक्चर है, उसमें का M जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, M फॉर मॉडल, और मॉडल मतलब डेटाबेस। हमारे पास हम दो प्रकार के भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, देखो, स्टैटिक और डायनामिक। इस वीडियो में अब यहाँ तक कि आप पहुंच गए, इसका मतलब आपको इतना नॉलेज तो आ गया कि आप स्टैटिक वेबसाइट तो बना ही सकते हैं जिसके अंदर कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, बस क्लिक करने के बाद डेटा दिख जाए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब हमें ये सीखना है कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब डायनामिक कैसे करते हैं। इस चीज के लिए मॉडल्स होते हैं। देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जस्ट डबल क्लिक किया मैंने, देखो बाय डिफॉल्ट ये चीज ब्लैंक है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, फ्रॉम django.db import models, ये एक लाइब्रेरी है। उसके बाद में एक लाइन लिखा हुआ है, कमेंट है वो भी, क्रिएट योर मॉडल्स हियर, मतलब तुम तुम्हारे मॉडल्स यहाँ पे बना सकते हो। अब मॉडल्स क्यों बनाना और क्या बनाना है, ठीक है। देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम के हिसाब से देखिए। सी, ये डायग्राम हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था। इस डायग्राम के हिसाब से देखो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का डेटा डेटाबेस में अगर डालना है, तो जाहिर सी बात है कि डेटाबेस में भी वैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे आपका फॉर्म का है। मतलब अगर आपके फॉर्म में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, तो डेटाबेस के अंदर भी कोई टेबल होना चाहिए, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल आईडी, ये सब होना चाहिए, तब जाके यहाँ का डेटा उधर ट्रांसफर हो सकता है। डेटाबेस के अंदर रन टाइम स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए काम में आएगा मॉडल। ठीक है, दो तरीके हैं। आप चाहे तो डेटाबेस में मैन्युअली डेटाबेस को ओपन करके उसके अंदर सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप डायरेक्टली डेटाबेस को आपके ही प्रोजेक्ट के अंदर से मॉडिफाई या फिर मैनेज कर सकते हैं, मतलब किसकी मदद से? मॉडल की मदद से। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर मुझे जो टेबल बनाना है, जो कॉलम बनाने हैं, वो मैं किसके अंदर बनाऊंगा? मॉडल के अंदर बनाऊंगा। अगर मैंने मॉडल के अंदर ये सारी चीजें कर ली, तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर भी बन जाएगी। ओके, मतलब मुझे पर्सनली या फिर मैन्युअली डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं पूरा मेरा मैनेजमेंट कहाँ से कर सकता हूँ? मेरे मॉडल के अंदर से कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड्स है, वो सभी फील्ड कहाँ लगेगी? मॉडल के अंदर भी लगेगी। ठीक है, और वही मॉडल के अंदर की फील्ड कहाँ जाने वाली है? डेटाबेस के अंदर जाने वाली है। ठीक है, इसलिए अगर आपको डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो वो डेटा पहले मॉडल के अंदर लेना जरूरी है। सिंपल है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अब देखते हैं मॉडल। सी, मॉडल्स को हम पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स के लिए मैंने आपको आपके सामने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, देखो आप इसको। यहाँ पे देखिए, अगर आपको मॉडल्स बनाने हैं तो आपको ये तीन चीजों की जरूरत होती है। टेबल का नाम क्या होना चाहिए, कॉलम्स के नाम क्या क्या होने चाहिए, और कॉलम्स में किस प्रकार का डेटा आने वाला है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपके टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय है। ओके, और फिर आपका टेबल दिखने के लिए कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा ना। एम्प्लॉय ID 1 है सपोज, बंदे का नाम, उसके बाद में उसका सैलरी, मतलब जो कुछ भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे वो। ये एक नॉर्मल टेबल है, बराबर। लेकिन इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए आपको मॉडल तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर से जो मॉडल बनने वाला है वो इस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिए वो दूसरे वाले डायग्राम को। आपको मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल का नाम क्या रखना पड़ेगा? एम्प्लॉय।
इसका मतलब क्या है, मॉडल का नाम जो होगा वही आपके टेबल का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें इतनी चीजें स्टोर करनी थी, हमें आईडी स्टोर करना है, हमें नेम स्टोर करना है, हमें सैलरी स्टोर करना है। ये कितने भी हो तो क्या हो गए, कॉलम हो गए, बराबर। तो देखिए यहाँ पे कॉलम भी है, आईडी है, नेम है और सैलरी है, लेकिन इनके अंदर डेटा भी आने वाला है। तो डेटा किस टाइप का आएगा, जैसे कि आईडी में किस टाइप का डेटा आएगा, इंटीजर टाइप का, नेम में कैरेक्टर टाइप का और सैलरी में भी इंटीजर टाइप का। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। मतलब एक डायग्राम दिखा है कि मॉडल दिखने के लिए कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं कोड लिखूंगा तब कुछ अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन इससे ही मिलता जुलता मैं लिखूंगा। ओके, देखो मुझे इस प्रकार का टेबल बनाना था, इसीलिए मुझे इस प्रकार का मॉडल बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो अब सिंटैक्स में आते हैं कि अगर हमें मॉडल क्रिएट करना है सच में, तो हमें किस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले क्लास वर्ड है, उसके बाद में क्लास का नाम, क्लास का नाम मतलब आपके मॉडल का नाम ही हो गया, ठीक है। उसके बाद में मॉडल्स डॉट मॉडल करके लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें हमारे एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा। देखो एट्रीब्यूट का नाम, अब यहाँ पे मैं बता दूं, एट्रीब्यूट का मतलब होता है आपके कॉलम का नाम। ये चीज देखो, ऊपर के डायग्राम में जो चीज मैंने बताई हुई है उसके ऊपर से मैं नीचे बना क्रिएट कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट का नाम मतलब आपके कॉलम का नाम, मतलब नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इन सभी को क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट बोलेंगे। और इक्वल टू हमें सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, मॉडल्स डॉट फिल टाइप। फिल टाइप का मतलब होता है कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, इंटीजर है क्या, कैरेक्टर है क्या, फ्लोट है क्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका साइज भी लिखना पड़ेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि मुझे मॉडल्स अगर क्रिएट करना है तो इस सिंटैक्स का मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं अपन। मिनिमाइज कर लिया और मैं कहाँ पे आया, मेरे मॉडल्स वाली फाइल में आया। आपको कोड कहाँ पे लिखना है ये भी समझना चाहिए। मैंने कोड कहाँ लिखना है, मॉडल्स वाली फाइल में। और कैसा कोड लिखना है, तो इस प्रकार से कोड लिखना है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये सिंटैक्स है मॉडल क्रिएट करने का। हम मॉडल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स और कॉलम्स बना सके। जब तक के देखो तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा एम ये है कि रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर्ड हो। लेकिन डेटाबेस में तभी स्टोर्ड होगा जब तुम्हारे पास में मॉडल होगा, क्योंकि मॉडल ही स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। सो ये काम करने के लिए मुझे बस सिंपल इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। क्या सिंटैक्स है हमारा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास। चलिए वन बाय वन क्या लिखेंगे हम, क्लास। उसके बाद में लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। क्लास का नाम मतलब आपके मॉडल का नाम। और हमने इस डायग्राम में ये देखा हुआ है कि तुम लोग जो मॉडल का नाम दोगे, वो मॉडल का नाम किसका रहेगा, इनडायरेक्टली आपके टेबल का नाम रहेगा। मतलब तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा होगा कि मेरे टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मॉडल का नाम भी फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि मुझे टेबल का नाम ना एम्प्लॉय रखना है, तो तुम्हारे मॉडल का नाम एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है। चलिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं करता, ठीक है। तो एम्प्लॉय मतलब मेरे मॉडल का नाम एम्प्लॉय हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय रहने वाला है, ठीक है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या है, सिंटैक्स को फॉलो करें अपन, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है। मॉडल्स डॉट मॉडल। अब ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मॉडल्स के साथ में काम करने के लिए मॉडल्स नाम की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल करके होता है, देखो यार। मतलब ऐसा लिखते बराबर मॉडल्स किस प्रकार से होता है, मॉडल्स क्या करता है, ये कोड को देखते बराबर सिस्टम अपने आप उसके अंदर स्ट्रक्चर बना लेगी। इसका कोड तुम्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बस उतना लिख देना, ठीक है। अब तुम्हें यह सोचना है कि हमने जो टेबल बनाया हुआ है, हमने इस प्रकार का हमारा फॉर्म है ना, इस फॉर्म को ही आपको डेटाबेस में पुट करना है ना। तो जितनी फील्ड यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन एंड सैलरी, इतनी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डेटाबेस में जानी चाहिए। तो जो आप चाहते हो कि डेटाबेस में जाए, वो चीजें कहाँ होनी चाहिए, मॉडल्स के अंदर होनी चाहिए। तो इन चीजों को वहां पे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से अगर देखें, तो अभी हमको क्या लिखना है, एट्रीब्यूट के नेम। एट्रीब्यूट नाम मतलब कॉलम के नाम। आपके कॉलम के नाम कैसे होने चाहिए वो आप डिफाइन करके रख सकते हो। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलम का नाम होना चाहिए EMP ID। अब यहाँ पे कॉलम के नाम देते वक्त आपको ध्यान में रखना है ये चीज
कि कॉलम के नाम, डेटाबेस में जो कॉलम के नाम होते हैं उसमें कभी भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमें फिर बाइफरगेट करने में तकलीफ जाएगी, तो अगर आपको बाइफरगेट करना ही है तो अंडरस्कोर दीजिए फिर उसको, कहीं अगर गड़बड़ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंडरस्कोर दीजिए, लेकिन स्पेस नहीं चलेगा। तुमने अगर स्पेस दिया तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्पेस निकाल दिया। मुझे ऐसा भी समझ में आता है इसलिए मैंने सिंपल एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैंने जैसा लिखा ना, तो डेटाबेस के अंदर वैसा ही कॉलम बनेगा, ओके। नॉर्मली डेटाबेस के अंदर कॉलम या फिर टेबल बनाने के लिए मैन्युअली करते हैं, लेकिन जैंगो में ये फैसिलिटी है कि तुम यहाँ पे कोड लिखो, तुम्हारा टेबल अपने आप बन जाएगा उधर, ठीक है। यस, डेटाबेस के अंदर अपने आप टेबल बन जाएगा, अपने आप कॉलम बन जाएंगे, तुम्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं, इसीलिए मॉडल होते हैं। और मॉडल का प्लस पॉइंट ये है कि मॉडल होने के कारण आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट इसका कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो अपने आप इंसर्ट की भी कमांड लिख सकता है, अपडेट की भी कमांड लिख सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसीलिए इतना फेमस है, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद में इक्वल टू, एक मिनट, तो अभी हमें बाकी चीजें भी लिखनी है। बाकी चीजें मतलब देखिए सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल्स डॉट फील्ड टाइप और उसकी साइज। अब ये चीजें क्या होती है देखते हैं, चलो। मिनिमाइज किया, हमने सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना है, मॉडल्स, सो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप, मतलब एम्प्लॉय आईडी में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रहने वाली है ये मुझे बताना पड़ेगा अभी। तो देखो हमें लिखना है मॉडल्स, और जैसे आप डॉट लगाओगे ना, आपके पास में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप आ जाएंगे। देखो कैरेक्टर फील्ड है क्या, इंटीजर फील्ड है क्या, दिख रहा है आपको, बेस फील्ड, बहुत सारी फील्ड है यहाँ पे अभी। बिग ऑटो फील्ड है क्या, बिग इंटीजर फील्ड है क्या, बाइनरी फील्ड है क्या, मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके इस कॉलम में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जाने वाली है। और मेरे ख्याल से मैं जो भेजने वाला हूँ वो इंटीजर ही भेजूंगा, तो मैं चूज करने वाला हूँ इंटीजर। जस्ट आपको यहाँ से पुट कर देना है, ठीक है, सिंपल है। कॉलम बना रहे हैं, कॉलम के अंदर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इंटीजर फील्ड लिया, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है साइज, कि भाई आपको डेटा है ना, ये कितना बड़ा डेटा चाहिए, ओके। कि भाई एक ही नंबर आने वाला है क्या, कि 10 नंबर का आपका एम्प्लॉय आईडी है, ये भी चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, नाम है, सपोज आगे चल के अपन नाम रीड करने वाले हैं, तो नाम में भी साइज मैटर करेगा, क्योंकि नाम कितना बड़ा है, मतलब 10 कैरेक्टर का है, 20 कैरेक्टर का है, कि 50 कैरेक्टर का है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे सेट किया उतना ही डेटा, मतलब उतने हिसाब से जगह रिजर्व होगी। आपने साइज दे दिया 10 का और आप डेटा भेज रहे 20 का, तो नहीं काम करेगा, वो एरर दे देगा, इसलिए आपको साइज यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइज, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया, मैं साइज थोड़ी देर बाद मेंशन करूंगा, एंटर लगाया। अब जिस प्रकार से मैंने पहला वाला कॉलम बनाया उसी प्रकार से मैं बाकी सभी कॉलम बनाऊंगा ना। चलिए बाकी कॉलम क्या क्या है डिसाइड कर लेते हैं। और ये कॉलम किसके ऊपर से ले रहा हूं मैं, हमने जो टेबल बनाया के रखा है इधर, देखो यहाँ पे, इसको देख के बना रहा हूं मैं, कि हाँ मुझे एम्प्लॉय आईडी भी स्टोर करना है, वो इंटीजर में आने वाला है। अब मुझे नाम भी स्टोर करना है, मुझे उसका आईडी भी, एम्प्लॉय ईमेल भी स्टोर करना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, ये सब स्टोर करना है ना। इनको देख के मैं ये सारी चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे, आगे चलेंगे। एम्प्लॉय आईडी मेरा बन गया है, अब क्या बनाएंगे हम, नेम चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, EMP नेम ऐसा टाइप करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, सेम वही टेक्निक, मॉडल्स डॉट क्या, नाम कैरेक्टर में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट कैरेक्टर फील्ड, उसको भी साइज वगैरह आएगा, ये मैं बाद में ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद में ईमेल है वहां पे बराबर, तो मैं ऐसा लिखता हूँ EMP ईमेल, ठीक है। टेक्निक सेम रखना है आपको, इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट ईमेल भी, मतलब क्या कितना भी हो तो भी कैरेक्टर ही है ना वो, तो वहां पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या, मोबाइल नंबर है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EMP मोबाइल, ठीक है। मॉडल्स डॉट, अब क्या लिखेंगे हम मोबाइल नंबर के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो
मोबाइल नंबर डेटाबेस में किस फील्ड, मतलब उसका डेटा टाइप क्या लेते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, कि मोबाइल मोबाइल नंबर के लिए डेटाबेस में फील्ड क्या लेते हैं, वो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। रियलिटी ये है कि नॉर्मली हम मोबाइल नंबर लिखते वक्त तो इंटीजर में ही लिखेंगे ना, नंबर ही रहता है ना वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल नंबर है 950333, 10 नंबर्स है, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैंने 10 नंबर्स लिया, वो नंबर जो है ना तुम्हारे लिए मोबाइल नंबर है, लेकिन सिस्टम के लिए वो आंकड़ा है बड़ा सा। 10 नंबर्स मतलब वो मेरा, सपोज मेरा मोबाइल नंबर है 9502, तो उसके लिए नंबर हो गया 95 करोड़ समथिंग समथिंग, वो ऐसा गिनेगा उसको। और अपनी बाय डिफॉल्ट इंटीजर की रेंज इतनी नहीं होती है, ऐसे समय पे वो एरर देगा। और वैसे भी तुम्हें कौन सा उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है, तुम्हारा पर्पस क्या है, मोबाइल नंबर दिखना ही तो चाहिए। तो इसीलिए उसको इंटीजर लेके कोई मतलब नहीं है। इंटीजर किस चीज को लेना चाहिए उसका भी रूल है। इंटीजर उस चीज को लेना चाहिए जिसकी मदद से तुम कैलकुलेशन करने वाला हो। उदाहरण के तौर पे सैलरी, उदाहरण के तौर पे किसी प्रोडक्ट का प्राइस, बराबर। कैलकुलेशन अगर कर रहे हो भाई, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फिर उसको आप इंटीजर लीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं ना कहीं ऐड करने वाला हूँ, ना उसमें परसेंटेज बढ़ेंगे ना कम होंगे, मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला, इसलिए मैं उसको लेने वाला हूँ कैरफील्ड। ठीक है, ये सब हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। मैंने कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, मुझे कहीं नहीं लगा कि भाई इसको इंटीजर लेना चाहिए, इसलिए मैं कैरेक्टर लेता हूँ हर जगह। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उसको इंटीजर भी ले सकते हो। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए उसका डेजिग्नेशन, तो ईएमपी डेजिग्नेशन लेता हूं मैं, इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट डेजिग्नेशन पे। वैसे क्या है, एक प्रकार का क्या है, टेक्स्ट ही तो है वो। ठीक है, और लास्ट है मेरा ईएमपी सैलरी। तो यहाँ पे मैं इंटीजर लूंगा क्योंकि सैलरी है, सैलरी कम होगी ज्यादा होगी, बराबर। तो यहाँ पे मैं लूंगा इंटीजर फील्ड। ठीक है, ये मेरे सभी, जैसा डिजाइन में जितने ये थे फील्ड्स थे, वो सभी के सभी फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी मेरे मॉडल्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये मॉडल मेरा डेटाबेस के अंदर जाएगा, मतलब हूबहू इस प्रकार का वो टेबल ऑटोमेटिक बना देगा। मुझे ना कोड लिखने की जरूरत नहीं, मैंने वन टाइम लिख दिया वहाँ पे, डन। तो यहाँ पे मेरा मॉडल कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब देखिए, मॉडल क्यों बना रहा है इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, देखो, मॉडल बनाने का पर्पज ये है कि हमारा ये जो डेटा है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को डेटाबेस के अंदर डालना है। लेकिन ये चीज डेटाबेस के अंदर तभी जा सकती है जब इसके रिलेटेड टेबल हो, इसके रिलेटेड कॉलम हो। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसको स्कीमा बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा बनाना पड़ेगा अपने को। तो स्कीमा बनाना मतलब स्ट्रक्चर बनाना। वो टेबल स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका होता है, वो होता है मॉडल का। तो आपने, हमने क्या किया, एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, इसका मतलब क्लास का नाम एम्प्लॉय है, मतलब मॉडल का नाम एम्प्लॉय है। और अगर मॉडल का नाम एम्प्लॉय है, इसका मतलब तुम्हारा जो टेबल बनेगा उसका नाम भी एम्प्लॉय रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ये हमने क्या किया, हमारे डिजाइन में जितने भी फील्ड्स थे जो हमें डेटाबेस के अंदर डालने हैं, उन सभी के रिलेटेड हमने क्या किया, कॉलम्स बना लिए। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उसी नाम से कॉलम बनेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे तो हमने ऐसा लिखा, देखो एम्प्लॉय स्पेस आईडी नेम ईमेल आईडी, ये इसलिए लिखा, ये सिर्फ तुम्हें समझने के लिए है, ये यूजर के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, राम श्याम गोपाल कुछ भी लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें समझने के लिए। मेन चीज इधर है कि तुम्हारे कॉलम कैसे होना चाहिए, तुम्हारे कॉलम ऐसे होना चाहिए। ठीक, और मेरे कॉलम में इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, तो इंफॉर्मेशन किस टाइप की स्टोर करनी है वो चीज मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। मतलब जब ये कॉलम बनाएंगे, मतलब एम्प्लॉय आईडी जब बनेगा तो वो इंटीजर टाइप का ही बनेगा, एम्प्लॉय नेम जब बनेगा तो वो कैरेक्टर टाइप का ही बनेगा, ऐसा ये सारी चीजें बनने वाली है। तो चलिए मैं मेरे नोट्स में ओपन कर लेता हूँ, जैसा सिंटैक्स देखा वैसे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो, तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे हम, तो मॉडल क्रिएट ठीक इसी प्रकार से किया हुआ है मैंने। ठीक है, बस यहाँ पे कॉलम के नाम अलग दिखेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे रन टाइम, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, रन टाइम कॉलम के नाम दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ब्लैंक रखे सभी इसके। अब मैं आपको ब्रैकेट के बारे में समझाता हूँ। हमने क्या देखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, साइज लिखनी है, राइट। तो अगर आपको ब्रैकेट में साइज लिखनी है तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो मैक्स लेंथ करके आता है, कीवर्ड है ये।
मैक्स लेंथ अगर मैंने यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब नेम की कैपेसिटी कितना रहेगा, 200 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका यूज कर लेता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। चलो, अब ये मैक्स लेंथ किसको देना है हमको, जितने भी कैरेक्टर फील्ड की चीजें हैं उन सबको देना है। ठीक है, तो मैं आप लिखता हूँ सी मैक्स लेंथ, और जितना आपको डेटा रिजर्व करना है आपकी मर्जी। आपको लग रहा है कि नाम भाई 50 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाएगा तो आप 50 दीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं यार जा सकता है तो आप 100 दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं एकदम फुल एंड फाइनल 200 लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि भाई 200 कैरेक्टर के ऊपर किसी का नाम रहेगा। ठीक है, और यही चीज मैं सबके लिए लागू कर लेता हूँ। ईमेल आईडी पे 200 कैरेक्टर के ऊपर नहीं रहेगा, मोबाइल नंबर पे अब 200 क्या बहुत हो गया, 200 वो तो 10 डिजिट के आसपास रहेगा ना। आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग क्या कर सकते हो, +91 ऐसा लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं एकदम 20 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब बहुत कुछ आ गया उसके अंदर। डेजिग्नेशन भी मैं 200 का ही लेता हूँ। अब मेरे पास बाकी बचा सिर्फ एक सैलरी और एम्प्लॉय आईडी। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ अभी। एम्प्लॉय आईडी ऐसी चीज है जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में सेम नाम के 4-5 लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी कभी सेम नहीं हो सकता। पॉइंट है, तो उसको यूनिक बनाना पड़ेगा, उसको प्राइमरी की लगाना पड़ेगा। नॉर्मली डेटाबेस में अगर तुम मैन्युअली डेटाबेस क्रिएट कर रहे होगे या फिर टेबल कर रहे होगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी की सेट करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तो हम मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, हम तो कोड लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे उस कॉलम को प्राइमरी की बनाने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वो ये है, देखिए लिखा है हमने। डिफॉल्ट 1 मतलब वो 1 से शुरू होगा। एम्प्लॉय आईडी जो पहली रहेगी ना वो क्या रहेगी, 1 रह सकती है। और आप चाहते हो कि उसको प्राइमरी की देना है तो आप प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू ऐसा भी दे सकते हो। चलिए मैं इसमें से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे प्राइमरी की देना है इसको, तो मैं ये लिखूंगा कि ये प्राइमरी की होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी की करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। और डिफॉल्ट 1 मतलब अगर किसी ने कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया तो 1 रहेगा, ऐसा उसका मतलब है। लेकिन मेरा पर्पज यह है कि मैं एडमिन खुद हूँ, मैं खुद ही मेरे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी डिसाइड करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय आईडी 101 से स्टार्ट हो, इसलिए मैंने मैन्युअली हाथ से लिखा वो चीज़। ठीक है, ये हम ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हैं। फिलहाल मुझे ऑटो इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, हम चाहे तो कर सकते हैं, मतलब अगर करना ही हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए डिफॉल्ट इक्वल टू 1 ऐसा किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेरा मॉडल पूरा रेडी है, मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है, उस मॉडल को लेके डेटाबेस क्रिएट कर देना है बस। वो एक बार अगर हो गया तो मेरा ये जो डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे सिर्फ करना इतना होगा कि HTML के फॉर्म से डेटा उठाओ, व्यू में डालो, व्यू से बस एक बार मॉडल को दे दो और आगे का काम मॉडल खुद कर लेगा। ठीक है, वो डेटाबेस में खुद ब खुद स्टोर कर देगा। प्लस पॉइंट इतना खास है इसका कि इसमें क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ORM टेक्निक बोलते हैं जो कंपनीज में यूज होती है। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आना चाहिए। इंटरव्यूज में पूछते हैं आपको कि तुम्हें ORM आता है क्या। ORM मतलब बिना क्यूरी के तुम्हें कोड लिखते आना चाहिए, ये वाला टेक्निक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसी को ही अभी मैक्सिमम कंपनीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यूरीज हर बार लिखना, हर बार डेटाबेस के ऊपर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करना बहुत कॉस्टली होता है। जब 10 साल पहले मतलब हम जब पढ़ते तब हम हर चीज़ कमांड से ही करते थे, क्योंकि ये टेक्निक ही नहीं था। अभी ये टेक्निक आया हुआ है तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी इसी का यूज करती है। ठीक है, तो ये आना चाहिए, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, ORM टेक्निक। ओके, चलिए तो फिलहाल जो चीज़ है यहाँ पे मैंने इस सेशन में आपको मॉडल्स के बारे में बताया। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनते हैं, ये सभी चीज़ें हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अगले वाले सेशन में हम देखेंगे कि इसके ऊपर से टेबल कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी टेबल बना नहीं है, हमने तो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये हम अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन में कोई डाउट? आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच।